नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनके पति को बहुत ज़्यादा वीड स्मोकिंग की आदत है। जी हाँ दोस्तों, इनके पति ये बताती हैं कि वो दिन रात गांजे का सेवन करते हैं, गांजा फूकते हैं और उसके साथ साथ कई और प्रकार के सूखे नशे हैं जो कि इनके पति को करने की आदत है। यानी कि इनके जो पति हैं वो एक प्रकार से ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ये कहती हैं कि भैया इस चीज़ को लेकर के मैं अपने विवाह के पहले दिन से ही परेशान हूँ। पहले ही दिन से मेरे पति और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं। ये कहती हैं कि इनके जो पति हैं उन्होंने इनसे विवाह किया तो उनकी तो कुछ इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी उनके साथ मिलकर के जो है ये सारे जो है नशे करेंगे। लेकिन पता नहीं अब पति की कैसे वो एक्सपेक्टेशन हो गई थी। लेकिन जब विवाह के बाद इन्होंने नशे ना करके अपने पति को रोकना टोकना शुरू किया तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने लगा। और ये कहती हैं कि भैया एक बहुत लंबे समय तक इनके जो पति हैं वो इनको अक्सर मारा पीटा करते थे और रोज़ इनको गालियाँ बकते थे कि भाई मैं तेरे साथ पता नहीं कैसे फंस गया हूँ, जैसे कि मुझसे नफरत करते हूँ। और ये कहती हैं कि हर दूसरे दिन आप लगा लीजिए कि मेरे ऊपर हाथ उठा दिया करते थे। अब इन बहन ने ऐसा बताया कि भैया जब मेरे साथ ये सब कुछ होता था तो मैं घर छोड़ करके चली जाती थी और अलग कमरा लेकर के रहने लग जाती थी। तो मैं अपने पति को छोड़ करके कई बार गई हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं अपने पति को छोड़ करके अपने माँ बाप के घर वापस नहीं जा सकती हूँ। तो थोड़े समय के अंदर फिर मुझे लगता है कि भी काफ़ी समय हो गया है और शायद अब सुधर गए होंगे। तो कहती हैं हर थोड़े समय मैं कई बार गई हूँ छोड़ करके, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। कुछ कहती है मेरे पति भी मुझे मनाने के लिए आ जाते हैं, फ़ोन करते हैं और सब कुछ करते हैं। कहती है मना करके मुझे वापस ले आते हैं, लेकिन ये कहती है कि वो अपने जो नशे की आदत है उसको नहीं छोड़ते हैं। और कहती हैं अब कुछ ऐसा है, इनके विवाह को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। तो कहती हैं कि पिछले 6-7 महीने से मेरे पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाना छोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे बात भी करनी बंद कर दी है। एक प्रकार से जैसे वो इतना ज़्यादा नशों के अंदर डूब गए हैं, जैसे अपनी एक अलग दुनिया के अंदर ही जो है वो चले गए हैं। अब ये कहती हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं इस चीज़ को लेकर के। मैं जानना चाहती हूं कि जो मेरे पति हैं इनसे मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। अब दोस्तों इस प्रकार के पति से इनका विवाह कैसा हुआ, थोड़ा हम इनका बैकग्राउंड आपको दे देते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर उससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि क्यों ये फंसी हुई हैं और क्यों अपने माता पिता के घर नहीं जा पा रही हैं। और फिर जो है पूर्व जीवन में क्या इनको हिसाब किताब देखने को मिला वो भी बताएंगे। तो दोस्तों ये बहन जो है एक पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अंदर ये जॉब करती हैं। बहन अपने अगर मायके की इनकी बात की जाए तो बहन कश्मीर की रहने वाली हैं और बहन इस जो इनके माता पिता हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि मुस्लिम फैमिली से जो बहन है वो बिलोंग करती हैं। अब जो इनके पति हैं उनके साथ इनका लव मैरिज हुआ है। इनके पति इनको जब ये पंजाब में अपना जब ये पढ़ाई करने के लिए आए थे तो पढ़ाई के दौरान इनके जो पति हैं वो इनके साथ कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जो इनके पति हैं वो क्रिश्चियन समाज को बिलोंग करते हैं, मतलब ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं इनके जो पति हैं। और ये कहती हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, एक अट्रैक्शन सा था। और फिर कहती हैं कि भैया तो मुझे ये बात पता थी कि भाई हम दोनों की अरेंज मैरिज तो हो नहीं पाएगी। कुछ कहती हैं कि मैंने अपने मम्मी पापा को हिंट देने की कोशिश करी थी तो मेरे घर में तो ये हो गया था कि तेरे को जान से ही मार देंगे। तो कहती हैं कि लेकिन मेरे को ऐसा था कि जैसे पता नहीं मैं अपने पति को ना, मेरे को जब भी उनको देखती थी तो ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे एक बहुत लंबे समय से मैं इनको खोज रही थी और बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि भैया मुझे जो है इनके साथ जो है शादी कर लेनी है, शादी करनी ही है। और मतलब कि बहुत समय के बाद ये मुझे मिले, ऐसी कोई भावना अंदर थी। तो कहती हैं कि भाई मैंने उनसे कहा तो मेरे पति जो हैं ये कहती हैं कि वो कुछ मुझे पसंद करते थे और हम दोनों का फिर जो है हमने स्पेशल एक्ट के अंदर
हम दोनों ने अपने जो दोनों हमारे जो घर वाले हैं, ना मैंने अपने घर वालों को बताया ना पति ने अपने घर वालों को बताया, और कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के कुछ महीनों बाद जब ये कहते हैं कि हमारी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी हो गई, डिग्री हमारे को मिल गई, तो कहती है उस समय पर फिर मेरे जो पति हैं उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक कन्या है और मैंने उससे विवाह कर लिया है, जिसकी चीज़ के चलते फिर ये कहते हैं कि मेरे पति जो हैं वो मुझे अपने घर ले गए, और इनके माता पिता जो हैं कहते हैं कि वो भी फेवर में नहीं थे इस चीज़ के, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज थी। और पर फिर वो ये कहते हैं कि जो मेरे पति के फादर हैं ये कहती हैं कि फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तुमने कर लिया है तो चलो कोई नहीं, तो उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक जो है छोटा सा ये कहती है कि एक फंक्शन रखा जिसके अंदर इनके परिवार से कोई नहीं आया। ये कहती है कि मेरे परिवार वालों को मालूम है कि मैंने ऐसे किसी से विवाह कर लिया है, और उनके लिए तो ये है कि भाई मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, तो अब कुछ भी हो, मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौच हो, मैं अकेले रह लूँगी, खुद मैनेज कर लूँगी, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के घर तो वापस नहीं जा सकती भैया। ये बहन का ऐसा है दोस्तों कि ये जैसा कि हमने बताया कि पंजाब की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके अंदर जॉब करते हैं, और जो इनके पति हैं उन्होंने भी शुरू में जॉब करना शुरू किया था, लेकिन उनके जो नशे हैं और जो उसकी जो लत है वो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि अब मेरे पति जो हैं वो काम करने की कंडीशन में ही नहीं हैं। पति जो है जैसा हमने बताया दोस्तों वो पंजाब के रहने वाले हैं, और पंजाब में जो उनके माता पिता का घर है, इनके पति जो है अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, तो ये अपने सास ससुर और पति के साथ रहती हैं। समय समय पर झगड़ा होता है तो कहती हैं कि मैं पहले छोड़ करके चली जाया करती थी, लेकिन अभी 6-7 महीने से ऐसा हो गया है कि भाई ये अब सुन्न सा हो गया, कुछ बोलते ही नहीं है, और मारपीट अब नहीं होती है, तो फिर मैं एटलीस्ट यहाँ पे रहती हूँ। पर कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति नॉर्मल हो जाएं, मेरे पति ठीक हो जाए, इनका ये जो नशा है ये छूट जाए, और वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और चीज़ है जो इन बहन ने बताई, और वो ये कहती हैं कि भैया मेरा जो हस्बैंड है ना, ये कहती मैंने 2-3 बार इस प्रकार की कुछ चीज़ों को नोटिस किया है कि जब मैं रात को बिस्तर पे जैसे हम लोग लेटे होते हैं, सोए हुए होते हैं, कभी कभी हमारे को मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई तीसरा भी है हमारे साथ बिस्तर पे। और ये कहती हैं कि मैंने कई बार जो है ऐसा देखा है, 2 से 3 बार इन्होंने बताया कि मेरी आंख खुल जाती है, और आंख खुलती है तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे मेरा पति है उनके ऊपर एक काला साया है जो लेटा हुआ है। और कहती हैं कि ये 2 बार तो ऐसा बस दिखाई दिया कि काला साया लेटा हुआ है, बस लेटा हुआ है, उनके साथ लेटा हुआ है, और मेरी हिम्मत नहीं होती है उनको उठाने की। और कहती हैं कि एक बार मैंने ऐसा इंसिडेंस देखा कि वो काला साया उनके ऊपर लेटा हुआ है, और फिर वो काला साया क्या करता है कि उठा है, बेड से उठा है, उठ करके जो हमारा कबर्ड है जिसके अंदर हमारे कपड़े होते हैं, तो कहते हैं कि वो काला साया उठ करके कबर्ड के अंदर चला गया है, बंद कबर्ड के अंदर वो चला गया है। तो कहते हैं कि भैया मैं इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, और ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरे पति की जो ये हालत है, जो हमारे घर के अंदर डिस्टर्बेंस सा है, कि जो हम एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पा रहे हैं, शायद ये जो काला साया है इसका कुछ लेना देना हो। तो इसके बारे में भी ये बहन जानना चाहती थी। अच्छा दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और विशेष चीज़ इन बहन ने बताई। इन बहन ने बताया कि भैया जब मेरे पति मुझे कॉलेज में मिले थे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये दोनों मिल गए थे, तो कहती हैं कि हमारी दोस्ती हो गई थी, और कहती जैसे ही हमारी दोस्ती हुई थी ना, उसके बाद से ही ये कहती हैं कॉलेज में मुझे ऐसे जो हॉस्टल में जैसे मैं रहती थी, तो कहते हैं हॉस्टल में मुझे ऐसे अनुभव होने लगे कि जैसे कोई रात को आता है और रात को आकर के कोई अदृश्य जैसे कोई चीज़ है, कोई रात को आता है और आकर के मेरे साथ इंटीमेट होता है, रात को आकर के मेरे साथ गलत काम करता है। और मैं इस चीज़ को लेकर के कहती कि बहुत लंबे समय तक मैं परेशान रही। कहती हैं कि पहले मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन शादी होने के बाद जब ये काले साये वाली चीज़ मैंने देखी कि वो उठ करके कबर्ड के अंदर जा रहा है और उनके साथ वो काला साया लेटा सा रहता है, तो कहती है तब मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि जब से मैं इससे मिली हूँ, तब से जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तब तक हॉस्टल के अंदर मुझे ये अनुभव होता था कि जैसे कोई आकर के मेरे साथ, और सपने भी कहते हैं ऐसे विकारी सपने आते थे कि कोई मेरे साथ कुछ गलत काम कर रहा है।
तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं लो फील करती थी एनर्जी के अंदर। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो जीवन पूरी तरह से खराब हुआ हुआ है, जो डिस्टर्बेंस है हमारी फैमिली के अंदर, और ये जो मेरा पति जो है जो इतने नशे करता है, ये जो पति है इसके साथ ये जो कंडीशन है और हमारा जो घर जो नहीं बस रहा है, इसके पीछे ये जो डार्क एनर्जी है इसका कोई ज़रूर हाथ है। तो ये इसके बारे में भी जानना चाहती थी कि क्या पास्ट लाइफ से क्या कोई ऐसा सोल है जिससे हमारा कोई कनेक्शन होगा। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के चलते ये जो बहन है इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन ये भी जान पाई कि इनके पति से इनके पूर्व जीवन का क्या संबंध है, और ये जो भी एनर्जी है जो भी इनकी फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, इन लोगों को ठीक से सेटल नहीं होने दे रही है, खुश नहीं रहने दे रही है, उस एनर्जी से भी इन लोगों का पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। प्यारे दोस्तों, पूर्व जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से इन बहन के जीवन के कौन से रहस्यों से पर्दा उठा, अभी उसके बारे में बहुत ही विस्तार में हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है जो कि आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समय समय पर आप सभी के लिए हम बहुत सारे हीलिंग के सेशंस को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के भी बहुत सारे सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर आप जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आप हमसे लाइव इन सेशंस के अंदर पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सेशंस को हम कब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्या उनकी मीटिंग डिटेल्स हैं, कैसे आप इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे अपडेट्स हम समय समय पर हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर शेयर करते रहते हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसके पिंड कमेंट के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। तो उस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि जब कभी भी आपके लिए इन सेशंस को हम ऑर्गेनाइज करें तो उसका जो अपडेट है उसको आप मिस ना करें और आप भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर नेगेटिविटी होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक व्याधियां भी जो हैं हमारे शरीर के अंदर होने लगती हैं। हम शारीरिक रूप से हम बीमार होने लग जाते हैं, जैसे कि माइग्रेन की समस्या हो जाना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाना, या आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाना, बीपी हो जाना, शुगर हो जाना। ये सारी समस्याएं आपने कॉमनली कहते हुए भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो ना, उसकी वजह से ये सारी जो है प्रॉब्लम आपको होने लग गई है, शारीरिक रूप से आप बीमार होने लग गए हैं। अब दोस्तों, जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो बेसिकली नेगेटिविटी क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस हैं उनको पैदा करती है, हमारे को एक प्रकार से जकड़ा, हमारे को एक प्रकार से बंद करने लग जाती है, हमारा शरीर बंद होने लग जाता है। तो फिजिकल रूप में जब इस चीज को देखा जाता है तो देखा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर प्रॉपरली ना होने की वजह से ये सारी जो व्याधियां हैं वो धीरे धीरे जो हैं हमारे शरीर के अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। दोस्तों, इस समस्या का निवारण करने के लिए अभी थोड़े समय पहले हमने पारसाना का जो एक्यूप्रेशर प्लेट है उसके ऊपर एक रिव्यू करके एक वीडियो बनाया था। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट के अंदर हम उस वीडियो का लिंक और उसके साथ साथ जो पारसाना का एक्यूप्रेशर प्लेट है, जो थेरेपी का प्लेट है, उसका परचेज लिंक भी हम डालने वाले हैं। तो उसका इस्तेमाल करके अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से मेंटेन करना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई समस्याओं से आप ग्रसित हैं, उससे बाहर निकलने में आप चाहते हैं कि आपकी कुछ सहायता हो सके, तो उस लिंक का इस्तेमाल करके जो ये एक्यूप्रेशर प्लेट है आप उसको परचेज कर सकते हैं। और जो उसके ऊपर हमने रिव्यू का वीडियो बनाया है उसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि इस प्लेट को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे केवल 5 से 10 मिनट रोज देने से ये जो आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करने में और इन समस्याओं से, इन व्याधियों से आपको क्योर करने में, बाहर निकालने में किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन को जब उनके पूर्व के जीवन के अंदर भेजा गया तो वहाँ पे इनको क्या नज़र आया और पूर्व के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं थी उनका इनके आज के जीवन से क्या कोरिलेशन निकल करके सामने आया। दोस्तों, अब होता कुछ ऐसा है कि जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है
तो पहले व्यक्ति को ट्रांस में भेजा जाता है और ट्रांस की अवस्था के अंदर जो भी उन व्यक्ति के स्पिरिट गाइड होते हैं उनका आवाहन किया जाता है, उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश कराया जाता है। पहले जो भी समस्या होती है जिसको लेकर के हम पास्ट में जाना चाहते हैं वो स्पिरिट गाइड को बताई जाती है, और फिर जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो उस रास्ते पर लेकर के जाते हैं जिस रास्ते पर चल कर के जो व्यक्ति है अपने पास्ट लाइफ के अंदर चला जाता है, फिर पास्ट लाइफ को अनुभव करने लगता है। दोस्तों, इनके केस के अंदर एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ हुई। जब इनके जो स्पिरिट गाइड सामने आए तो उनको ये कुछ ऐसा सीन था कि ये एक बेंच पर बैठे हैं, अपने स्पिरिट गाइड से बात कर रहे हैं। ये उनको एक्सप्लेन करती हैं कि किस प्रकार से उनके जो पति हैं वो परेशान कर रहे हैं, या पति खुद भी कैसे परेशान है, बुरी तरह से अपनी लत से ग्रसित हैं। जब ये वाली बात बताई जा रही होती है तो बताते 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 इनको ऐसा नज़र आने लगता है कि इनके जो स्पिरिट गाइड हैं इनको किसी दिशा के अंदर इशारा कर रहे हैं। ये खुद स्पिरिट गाइड के साथ एक बेंच के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन इनके स्पिरिट गाइड एक सोफे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिस सोफे के ऊपर इनको एक लाल जोड़े के अंदर बैठी हुई एक औरत नज़र आती है जिसने पूरा नीचे घूंघट किया हुआ है, और एक इनको ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहे होते हैं कि जैसे वो औरत जो सोफे के ऊपर बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है, और इस प्रकार की जो आवाज़ है इनको फील हो रही होती है। कहते हैं कि जैसे वो बहुत डरावनी सी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख रही हूँ, उसने घूंघट किया हुआ है, लेकिन जो उसकी एनर्जी है, जो उस औरत का वाइब्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। तो इनको नज़र आता है कि स्पिरिट गाइड जो हैं वो इनको पास्ट में जाने के रास्ते को दिखाने की बजाय इनको एक सोफ़ा दिखाते हैं जिसके ऊपर एक लाल कपड़ों के अंदर एक औरत बैठी हुई है जो गुस्से में है, जिसने घूंघट किया हुआ है। अब इनको ऐसा दृश्य नज़र आता है कि इनके स्पिरिट गाइड इनका हाथ पकड़ते हैं और इनको उस सोफ़े पर लेकर के जाते हैं, और इनको कुछ इस प्रकार की स्मृति आ रही होती है कि जैसे वो इनको कह रहे हैं कि तुम्हें इनसे बात करने की ज़रूरत है, इससे पूछो इसको क्या दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी जिम्मेवार ये है। तो ऐसा इनको स्मृति आती है, ये बता रही होती हैं। तो ये उनके पास जाकर के बैठ जाती हैं। स्पिरिट गाइड भी साथ में ही खड़े हुए इनको नज़र आते हैं। तो ये उनको देखती हैं तो कहती हैं कि बहुत गुस्से में नज़र आ रही हैं। ये उनसे कई बार पूछती हैं कि क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा हैं, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं, या आपको वैसे ही किसी और के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप किससे गुस्सा हैं। तो जैसी वो बोलते हैं कि क्या किससे गुस्सा हैं, तो इनको एकदम से ऐसी फीलिंग आती है कि वो एकदम इनकी तरफ पलटती हैं और उनका डरावना सा चेहरा नजर आता है, और वो कहती है कि तुमने मेरा पति छीन लिया। तो ये सेशन के दौरान ही थोड़ा ज़्यादा घबरा रही होती हैं, लेकिन फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि इनका एक हाथ जो है इनके स्पिरिट गाइड ने पकड़ा हुआ है, तो वहाँ से कुछ हिम्मत भी इनको आ रही होती है, और हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, दिव्य शक्ति आपके साथ है, आप इनसे बात कीजिए, बात करेंगे तभी निकलेगा। तो हम इनसे कहते हैं कि, तो ये पूछते हैं कि भाई पति छीन लिया, ऐसे वो बोलती हैं और वो कहती है हाँ तुमने मेरा पति छीन लिया। तो फिर इनको हम कहते हैं कि आपके जो पति है उसका चेहरा अपने मन में लाओ और उसको दिखाओ, पूछो क्या यही है जिसकी तुम बात कर रहे हो, या कोई और छीन करके मैं बैठी हुई हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इनको दिखता है कि जब ये अपने पति का चेहरा, पति की स्मृति अपने मन में लाती है और उनके सामने प्रस्तुत करती हैं, तो सामने से वो जवाब देती है कि आत्मा वही है लेकिन चेहरा वो नहीं है, चेहरा इसका अलग हो गया है, लेकिन ये वही है और तुमने इसे छीन करके अपने पास रख लिया है। तो फिर हम इनसे कहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगिए, ये उनसे कुछ माफ़ी मांगती हैं। तो जैसे माफ़ी उनसे मांग रही होती हैं करने के लिए कि भाई जो भी मेरी गलती है उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगी, तो वो कुछ जो उनके इम्प्रेशंस, जो उनके एक्सप्रेशंस है वो थोड़े बदलने लगते हैं। पहले तो केवल गुस्सा कर रही होती हैं, अब जब ये माफ़ी उससे मांग रही होती हैं तो इनको नज़र आता है कि वो जो औरत है जो कि बहुत डरावनी सी दिख रही थी, वो अफसोस पे बैठी हुई है, और अफसोस में बैठे बैठे बोल रही है कि तुमने मुझे मार दिया था ना, तुमने मुझे मार दिया, तो मेरा पति छीन लिया, तुमने मुझे मार दिया। तो ऐसे वो बोलने लगती हैं। तो फिर यहाँ पर जब हम यहाँ तक ये पहुँचते हैं तो इनके स्पिरिट गाइड को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इनको पूर्व जीवन दिखाइए, क्या किया था एग्जैक्टली, कैसे मारा था।
थोड़ा वो बताएं। तो इनके जो स्पिरिट गाइड हैं ये उनकी तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते देखते अचानक से इनको जो अपना पूर्व जीवन है वो अनुभव होने लग जाता है। जो दृश्य होता है वो सोफे पे बैठा हुआ वो दृश्य एकदम से बदल जाता है और अब इनको नज़र आता है कि ये अपने आप को, ये जो बहन है ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखने लग गई हैं। पुरुष के रूप में ये देखती हैं कि इन्होंने धोती पहनी हुई है, इन्होंने सर पे पगड़ी बांधी हुई है और इनके कपड़े कुछ ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि जैसे किसी राजघराने का कोई व्यक्ति हो। अब राजघराने की बात आती है तो फिर हम थोड़ा इंक्वायर करने लग जाते हैं कि आप कहाँ हो। अमूमन तौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी महल के अंदर होंगे, राजा होंगे, राजकुमार होंगे। तो जब हम इसको इंक्वायर करते हैं तो ये बताते हैं कि ये किसी लकड़ी के कारखाने में खड़े हुए हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। ये अपने हाथ में देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि इन्होंने एक लकड़ी को पकड़ा हुआ है जिसको आगे से छील करके नुकीला बनाया हुआ है और इनको ऐसा नज़र आता है कि वो लकड़ी को हाथ में लेकर के ये चल रहे हैं। ये काफ़ी गुस्से के अंदर हैं और कुछ दूर इनको एक व्यक्ति नज़र आता है जिन्होंने लगभग इनके जैसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं और ये उसकी तरफ बढ़ते हुए खुद को देखते हैं कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा देखने में लग रहा था कि जो लकड़ी इनके हाथ में है उससे ये किसी के प्राण लेने वाले हैं और ये कहते भी हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये जो लकड़ी है ये मैंने एक हथियार के रूप में मैंने इसको तैयार किया है, मुझे किसी को चोट पहुंचानी है इस लकड़ी से। लेकिन जैसे जैसे ये उस व्यक्ति के पास बढ़ते हैं तो बिल्कुल जब ये उसके पास पहुंचते हैं तो इनको नज़र आता है कि वो व्यक्ति पलट करके इनकी तरफ देख रहा है। वो इनको एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कहता है कि तुम आ गए? तो ये कहते हैं हाँ, और फिर ये घूम करके उसके पास जा करके बैठ जाते हैं और उससे कुछ डिस्कशन करने लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति को ये मारने वाले हैं, लेकिन इनको फिर ऐसा स्मृति आती है कि जो ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है ये व्यक्ति इनका मित्र है। एक ऐसा मित्र है जिसके साथ ये खाने पीने के लिए बैठते हैं, यानी कि उससे बातचीत करेंगे, शायद शराब वराब पियेंगे, कुछ ऐसा होगा। जो भी शराब उस टाइम पे चलती होगी वो पियेंगे, इनको नज़र आ रहा है। तो ये वहाँ पे खड़े होते हैं और ये देखते हैं कि उससे बात कर रहे हैं। जिस मित्र से बात कर रहे हैं वो बताते हैं कि उसका नाम रमेश है। ये अपने आप को भी लगभग 25 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं। रमेश भी लगभग 25-26 वर्ष की आयु का है। उसको देखते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि उसको अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं। उसको ये बता रहे हैं कि कैसे मैं उसको मार दूंगा। अब किसको मार दूंगा पता नहीं, क्या है अभी वो समझ में नहीं आता, लेकिन किसी को मारना है और वो जो प्लान है उसके बारे में ये इस व्यक्ति को बता रहे होते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये भी आपके साथ मिल करके मारेंगे उस व्यक्ति को? तो उसको देखते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे को ना इसको देख करके मिक्स्ड फीलिंग्स ही आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ इसके साथ शेयर तो करता हूँ, लेकिन ये मेरे कोई काम आने वाला नहीं है। ये बस खाता पीता है मेरे साथ और बस मेरे को आदत है कि कोई शेयर करने के लिए तो होना चाहिए ना, तो बस मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ इससे, मतलब कर रहा हूँ इससे, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आने वाला है और मैं ऐसे किसी चीज़ के अंदर इस पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन है? तो ये कहते हैं कि इसकी जो पर्सनालिटी है ना, तहसीलदार होते हैं ना, जैसे तहसीलदार होते हैं जिन लोगों की ज़मीन को बांटने की जिम्मेवारी होती है लोगों के बीच में, तो ये कहते हैं कि राजा साहब के लिए काम करता है। आज जैसे तहसीलदार होते हैं वैसा कोई पद है इसका राजमहल के अंदर। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका क्या पद है? तो ये कि भाई आप क्या कोई रिश्तेदार हैं, क्या है? तो ये खुद को जब नोटिस करते हैं तो बताते हैं कि मैं सैनिक हूँ, मैं सेना के अंदर हूँ मेरे राजा जी की, और सेना के अंदर ही जो है मेरा कुछ पद है। ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, लेकिन मीडियोकर टाइप का मेरा कुछ जॉब है और मैं सेना के अंदर हूँ। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति इनको नज़र आ रहा था जो राजा जी के लिए तहसीलदार टाइप का काम करता था, ज़मीन की देखरेख करना और ज़मीन को दूसरों को हैंड ओवर करना, उसके कागजी कार्रवाई करना, वो रहता था। उसकी जब ये आंखों के अंदर देखते हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि वो जो व्यक्ति है इनके इस जीवन का एक भाई है जो कि इनको नज़र आ रहा होता है। फिर आगे देखते हैं तो इनको बार बार ऐसा नज़र आ रहा होता है कि ये उसको कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा उसको, ठीक है। और
अब हम इनसे पूछते हैं कि किसको मार देना है, किसको मार देना है। तो फिर इनको ऐसी स्मृति आती है कि जिस व्यक्ति को ये मार देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को ये मार देना चाहते हैं, वो जो ये गोस्ट वाली लेडी दिखाई दी थी ना इनको सोफे के ऊपर, वो उसका पति है। उस जीवन के अंदर वो जो गोस्ट लेडी है वो एग्जिस्ट करती है, और उसका जो पति है उसको ये मार देना चाहते हैं। अच्छा, क्यों मार देना चाहते हैं जब हम ये पूछते हैं, तो एक बार फिर से दोस्तों सीन जो है वो चेंज हो जाता है। इनको एक दूसरा एक स्थान है, उसकी स्मृतियां इनको आने लग जाती हैं। दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये बहुत होता है, हम कई बार आगे चले जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फिर कहीं और का दृश्य दिखता है, फिर कहीं और का दिखता है, और धीरे 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 जो सारे पीसेज ऑफ पजल्स हैं वो साथ में आने लगते हैं, और जो कहानी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाती है। तो अभी तक तो इनको बस नजर आ रहा था कि एक कारखाने में बैठे हैं, एक दोस्त को बता रहे हैं कि मैं मार दूंगा। अब जब बात की जाती है कि भाई कौन है, क्या है, एग्जैक्टली क्या है, तो सीन बदल जाता है। अब इनको ऐसा नजर आता है कि एक मेला लगा हुआ है, और मेले के अंदर ये घूमने के लिए गए हुए हैं, और उस मेले के अंदर ये कहते हैं कि आई सी ए लेडी, शी इज़ वेरी हैप्पी। एक औरत इनको नजर आती है जो कि बहुत खुश है, जो कि बहुत ही सुंदर है, और ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और मैं मन ही मन कह रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए। अब ये बहन अपने आप को वहाँ पे पुरुष के रूप में देख रही थी, जो सैनिक था। जैसे सैनिक होते हैं जो एक प्रकार से पुराने टाइम की पुलिस लगा लीजिए, वो ऐसी जगहों पे क्या गश्त लगाते रहते हैं कि मेले में सब कुछ जो है व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो ऐसे किसी मेले के अंदर थे, वहाँ ये औरत नज़र आई। हम इनसे पूछते हैं कि वो जो महिला आपको नज़र आ रही है वो कैसे है, वो शादीशुदा है, क्या है। तो जैसे हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, इनको स्मृति आती है कि वो शादीशुदा है नहीं, लेकिन उसकी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि ये कहीं और शादी करे। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप पहले से इसको जानते हो, कैसे है। तो ये कहता है कि नहीं, ये कुछ दिनों से मेले में आ रही है, और मैं कई दिनों से इसको देख रहा हूँ, मुझे बहुत भा गई है, मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैंने इस लड़की की इंक्वायरी करी है, तो मुझे पता लगा है कि ये कहाँ कहाँ रहती है, पास के गांव में ही रहती है। और ये बताते हैं कि ये जो लड़की है, लड़की का किसी के साथ प्रेम है, किसी के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर है वो लड़की, और वो जिस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर है वो वही व्यक्ति है जिसको मैं मार देना चाहता हूं। अब जो लड़की इनको यहाँ पे नजर आ रही थी, जिसके प्रति ये आकर्षित हो गए हैं, जिसको ये पसंद करते हैं, दोस्तों वो कन्या, वो वही गोस्ट लेडी है, वही वो प्रेत आत्मा है जो कि इनको सोफे के ऊपर बैठी हुई नजर आई थी, जो कि गुस्से में इनसे बात कर रही थी, जो कि बाद में अफसोस के अंदर चली गई थी। ये उसको पसंद किया करते थे अपने पूर्व जीवन के अंदर, और वो कन्या किसी और से प्रेम करती थी। अब इनको ऐसा नजर आता है कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम करती है, ये सोच रहे हैं कि भैया मैं जो है ना उससे इस कन्या को छीन लूंगा। इनको ऐसा दृश्य नजर आता है कि ये मेले के अंदर उस कन्या को उन्होंने बुलाया है किसी बहाने से, क्योंकि सिपाही हैं तो बुला सकते हैं, बुलाया है, उसको साइड में लेकर के गए हैं और उसको बताया कि कैसे ये उससे पसंद करते हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि भैया आप ऐसे कन्या को अकेले में ले जाकर के बात कर रहे हो तो ये भाई बदनामी नहीं होगी उसकी। तो ये कहते हैं कि मैं बेपरवाह हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि कन्या क्या कह रही है। ये बताते हैं कि कन्या मना कर रही है, वो कह रही है कि उसकी शादी होने वाली है उस आदमी से जिससे वो प्रेम करती हैं, और वो अब मुझे पसंद नहीं करती है। वो कहती हैं कि मुझे जाने दो। इनको नज़र आता है कि ये उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। जब ये उसको प्रेशराइज करने लगते हैं तो ये देखते हैं कि वो कन्या एकदम गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो ये देखते हैं कि मेले के अंदर ही उस कन्या का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा मेले से बाहर जाती है, ऐसे स्थान पर जाती है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वहाँ जा कर के उस कन्या का हाथ पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम मेरी हो और किसी भी कीमत पे मुझे तुम चाहिए हो। तो इनको ऐसा नज़र आता है कि वो कन्या किसी प्रकार से इनसे हाथ छुड़ा करके वहाँ से भाग गई है। अब यहाँ तक दोस्तों इनको ये सीन नज़र आता है कि कन्या वहाँ से भाग गई है। अब फिर से यहाँ पर जो सीन है वो कट हो जाता है और इनको फिर से शुरू वाला जो दृश्य है वो नज़र आने लगता है। ये जो शुरू में सीन था जब वो लकड़ी लेकर के खड़े हुए थे और ये था, तो ये वही शुरू का सीन था। ये उस कन्या से मिल चुके थे, कन्या ने इसकी बेइज्जती कर दी थी, तो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर थे
और ये उस लकड़ी से सोच रहे हैं कि जिस किसी से भी वो प्यार करती है, पता नहीं क्या है, अपना जो इनके अपने हथियार हैं, भाला वगैरह है, वो यूज़ नहीं करना चाहते। ये लकड़ी का अलग से हथियार इन्होंने बना रखा है और कह रहे हैं कि भाई मैं जो है मार दूंगा। ये नहीं मानेगी, मैं उसी को ही मार दूंगा जिससे ये शादी करना चाहती है। तो फिर क्या करेगी? अब इनको नज़र आता है कि जिस दोस्त को ये बात बता रहे हैं वो इनके डिसीजन से खुश नहीं है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, वो थोड़ा इनको एडवाइस कर रहा है कि भाई कोई बात नहीं, कोई दूसरी लड़की आ जाएगी लाइफ के अंदर, इतना क्या पागल हो गया, वो किसी और से प्रेम करती है, जाने दे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं हावी सा हो रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं अपने दोस्त को जो है बोलने नहीं दे रहा हूँ। और फिर इनको नज़र आता है कि भाई ये जो है वो लकड़ी लेकर के, जो कि एक तरफ से नुकीली है, उसको लेकर के इस कन्या के घर जाते हैं। उस कन्या के घर जाते हैं तो इनको नज़र आता है कि उस कन्या के घर में एक बूढ़ी माँ बैठी है जो कि चूल्हे पे है, कुछ बना रही है। जैसे ही वहाँ से अंदर एंटर करते हैं तो जो बूढ़ी माँ है वो इनको बहुत ही अदब से इज्जत दे करके इनको जो है बुलाती है। शायद वो बूढ़ी अम्मा इनको जानती है, जैसे कि वहाँ के भाई सैनिक होंगे, सिपाही होंगे, तो कोई तो ऐसा रीति है जिससे कि वो बूढ़ी अम्मा जानती है। ये पूरी तरह से स्ट्रेंजर नहीं है उस बूढ़ी अम्मा के लिए। तो बूढ़ी अम्मा को ये कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी बिटिया, तो वो कहती है कि अंदर है। और ये अब बूढ़ी अम्मा को बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी बेटी को जो है पसंद करता हूँ, तो भाई मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी मेरे से हो। तो अम्मा इनको बोलती है कि मुझे तो खुद वो लड़का पसंद नहीं है जिससे ये प्यार करती है, जिसके बारे में ये कहती है कि भाई मुझे उसके साथ शादी करनी है। वो कोई काम धाम नहीं करता है, वो निकम्मा है। तो मैं तो खुद इसको बोलती हूँ कि कहाँ उस निकम्मे के चक्कर में पड़ी हुई है, कोई ढंग का लड़का देख करके तेरी शादी कराते हैं, लेकिन ये मानती नहीं है। अब इनको कुछ दृश्य में ऐसा नजर आता है कि वो बूढ़ी अम्मा इनको बोलती है कि तुम अपने हिसाब से जाकर के समझा लो, तुमसे शादी करेगी, इससे इससे ज़्यादा खुशी की मेरे लिए कोई बात नहीं है। तुमसे शादी करती है तो बहुत अच्छी बात है, अपने हिसाब से जैसे तुम इसको समझा सकते हो तुम जा करके समझा दो। तो इनको ऐसा नज़र आता है कि भाई ये फिर एक उसी जो वो घर है उसके अंदर के अंदर एक कमरे के अंदर गए हैं, वहाँ पे वो कन्या है। और इनको नज़र आता है कि फिर वहाँ पे उससे कुछ उस पर मतलब दबका मार रहे हैं, थोड़ा उसको मैन हैंडल कर रहे हैं। और इनको नज़र आता है कि जो स्टिक लेकर के गए थे उसकी जो नोकेली वाली साइड है उसको इन्होंने अपने पलट करके अपने हाथ में कर लिया है और दूसरी वाली साइड से ही उस लड़की को पीट रहे हैं। तो मैं उनको बोलते कि भाई ये कैसा अजीब सा अट्रैक्शन है, प्रेम है। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं उसको जान से नहीं मारना चाहता, बस मैं थोड़ा बहुत उसको डरा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पीटूंगा ना तो डर जाएगी, मुझसे शादी कर लेगी। मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम मेरी हो। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने बहुत पीटा उसको, उसके बावजूद भी वो मानी नहीं, वो उसके बावजूद भी नहीं मानी है। और ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं उसी से शादी करूँगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब ये कहते हैं, मैं उस कन्या को कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरी नहीं होगी तो तुम किसी की भी नहीं होगी, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें पा करके रहूँगा। अब ये कहते हैं कि भी मैं वहाँ से निकल आया हूँ और अब इनको ऐसा नज़र आया है कि ये जो पूरा गांव है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, वो जो लड़का है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि उस लड़के को ढूंढें और ये बार बार जो है उस कन्या से मिलने के लिए जाते हैं, उसको उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं, उसके ऊपर कैसे ना कैसे करके उसको प्रेशराइज करते रहते हैं। और ये देखते देखते इनको दिखाई देता है कि एक बहुत लंबा समय गुजर गया है लेकिन वो लड़का कभी इनके हाथ में नहीं आया, ना उस कन्या ने उससे शादी करी है फॉर्मली, और वो लड़का इनको मिल नहीं रहा है और इससे वो शादी कर नहीं रही हैं। और करते करते इनको ऐसा एक दृश्य इनके सामने आता है कि वो कन्या, ये जैसे उसको बहुत ज़्यादा हैरास कर रहे थे, तो इनके हैरासमेंट से वो कन्या इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उस कन्या ने अपने आप को फांसी लगा ली है और वो लटक गई है और उसने अपने जो है प्राण ले लिए। अब जिस दिन इनको नज़र आता है कि भाई उस कन्या ने अपने प्राण ले लिए हैं और जब ये जाते हैं और उसकी डेड बॉडी जो है उसको ये देखते हैं, तो वो जो डेड बॉडी है दोस्तों वो उनको ना उन्हीं प्रकार के कपड़ों में नज़र आती है जिस प्रकार के कपड़ों में वो प्रेत आत्मा इनको सोफे के ऊपर बैठी हुई नज़र आई थी। अब ये देखते हैं कि भाई वो जो कन्या है उसने अपने प्राण ले लिए हैं। अब उसने अपने प्राण ले लिए हैं तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब इनको मन में रिग्रेट कम है, गुस्सा आ रहा है कि ये क्या, इस लड़की ने पागलपन कर लिया, अपनी जान ले ली, ये कौन सी बात हुई,
इससे बढ़िया तो मुझसे शादी कर लेती, मैं तो इसको रानी बना करके रखता, क्योंकि अच्छे पद पे थे तो फिर अच्छा सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे। और यहाँ पे भी वो जिस लड़के से प्रेम करती थी वो लड़का वहाँ पे नहीं आया, तो इनके उस जीवन के अंदर ये हमेशा एक मिस्ट्री सी बनी रही। इनको उस लड़के को ढूंढना था, वो कौन सा लड़का है जिससे वो कन्या प्रेम करती थी, वो कभी इनके सामने ही नहीं आया। और शायद वो जो कन्या है वो उस लड़के से जिससे प्रेम करती थी उसके साथ उसने किसी मंदिर के अंदर शायद छुप करके शादी कर ली थी या कुछ था। वो कन्या शायद विवाहित थी, क्योंकि जिस समय उसने अपने जो वो फांसी लगा ली थी और खुद को मार लिया था, तो जैसे एक विवाहित महिला होती है कुछ उस प्रकार के कपड़े उसने पहने हुए थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा दोस्तों, उस कन्या ने अपने प्राण ले लिए इनसे हरास होकर के, इनसे परेशान होकर के। लेकिन वो व्यक्ति जिससे वो शादी करना चाहती थी, वो व्यक्ति कभी भी इनको उस जीवन के अंदर नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों इनको आगे का जब हम सीन देखने के लिए कहते हैं तो थोड़े समय बाद का जो इनको सीन नज़र आता है कि इन्होंने फिर किसी और महिला के साथ विवाह कर लिया है और फिर जो अपना जो पूरा जीवन है वो दूसरी महिला के साथ फिर इनके बच्चे भी हो जाते हैं और फिर एक नॉर्मल लाइफ ही आगे तक जीते हैं। और फिर आगे जा कर के जो है फिर इनकी जब ये थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों जो ये पूरा जीवन इन्होंने देखा था, तो ये दृश्य देखने के बाद वापस जो है इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उनके पास इनको भेजा जाता है। कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर अब स्पिरिट गाइड से लेने की ज़रूरत थी। तो जब ये अपने स्पिरिट गाइड के पास जाते हैं और ये तो उनके पास पहुंचते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप कुछ प्रश्न पूछिए। जैसे कि एक प्रश्न इनके स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है, जो कि इनके माध्यम से हमने पूछा कि इनके अभी के जीवन का जो पति है जिनके साथ इन्होंने प्रेम विवाह किया, उनके साथ तो ये प्रेम के अंदर नहीं थे, क्योंकि पिछले जीवन में जब ये आदमी थे तब वो भी आदमी था, वो भी आदमी थे, ये भी आदमी था, और ये तो उनको मारने के लिए ढूंढ रहे थे और कभी वो मिला ही नहीं था, उसको तो मार नहीं पाए थे। तो जिस आदमी को ये मार नहीं पाए थे वो इनका पति बन करके कैसे आ गया और उससे इनका जो प्रेम संबंध है वो कैसे हो गया, इनकी शादी कैसे हो गई। तो यहाँ पे जो इनके स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनको ये बताया कि इनकी आत्मा के अंदर उस व्यक्ति की ना तलाश थी, ये उनको ढूंढना चाहते थे। तो इस जीवन में जब वो आत्मा इनके सामने आई तो ये जो एक बहुत लंबे समय से इन्होंने तलाश किया था ना उसको, इनको ये वाली स्मृति इमर्ज हो गई कि मैं इस आत्मा को कब से ढूंढ रही हूं, कब से तलाश कर रही थी। जिस चीज को इन्होंने वो क्या बोलते हैं कि गलत प्रकार से क्या बोलते हैं मिसकंसीव कर लिया, मे बी इट्स नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मिसइंटरप्रेट कर लिया, मिसइंटरप्रेट कर लिया इन्होंने कि ये जो तलाश है शायद इसका प्रेम की भावना से कुछ लेना देना है। इनको उनके प्रति प्रेम की भावना नहीं थी, केवल ये उस आत्मा की तलाश कर रहे थे, क्योंकि पूरे जीवन ढूंढते रहे थे। उस कन्या के मरने के बाद भी काफ़ी समय ढूंढा था, लेकिन उस लड़के का पता नहीं चला था। तो वो आत्मा जब इस जीवन में इनके सामने आई तो इनको लगा कि इनकी तलाश पूरी हो गई और यही ही उनकी डेस्टिनी है, जिसके कन्फ्यूजन के अंदर ये जो है ये लोग इस जीवन के अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर आ गए और फिर जो है ये हो गया। अब बाकी इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा है कि वो जो प्रेत हैं, जो वो आत्मा है, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसने अपने प्राण ले लिए थे। उसके बाद से वो धीरे 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 और ज़्यादा नेगेटिव होती गई सोल, और वो अपने आप को, वो आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अब कुछ ऐसा है कि वो जिससे प्रेम करती थी, जब इनके पति ने इस जीवन के अंदर जन्म लिया तो वो कहते हैं वो बचपन से उसके साथ है, बचपन से उसके साथ है, लेकिन वो प्रेतात्मा है और उसके पास शरीर है। अभी कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आपके साथ है, भले ही वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो ओवरऑल वो नेगेटिव है, तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो नेगेटिव होते हैं और वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ही धकेलते हैं। तो ये कहते हैं कि वो जैसे बचपन से उसके साथ रहती थी, तो ये इसको मायूस रहने की आदत थी, इसको कुछ डिप्रेस्ड रहने की आदत थी, और उसी कन्या के एनर्जी के प्रभाव की वजह से ये जो तुम्हारा पति है ये नशों की आदत में पड़ गया और उसके अंदर डूबता गया, और अभी भी ये उसको उसमें डाल करके रखती है कि जल्दी से जल्दी उसके प्राण जाएं और ये उसको अपने साथ ले जाए। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ आई कि जब इन्होंने बताया स्पिरिट गाइड ने कि जब आप अपने जो ये आपका पति है, जब इससे आप कॉलेज के अंदर मिले तो ये प्रेत उसके साथ थी, और जब आप उसके मतलब अपने पति से जब आप जुड़े, जिसको ये प्रेत अपना पति समझती है,
तो वो आपके भी संपर्क में आ गई और सोल लेवल पे उसने आपको पहचान लिया कि आप ही वही व्यक्ति थे जिसने इनको पाने के लिए, उनके शरीर को पाने के लिए जो है उनको इतना मजबूर कर दिया था कि जिसकी वजह से जो है उनके प्राण चले गए। तो फिर जो आपको कॉलेज के अंदर जो ये चीज़ें होने लगी, जो ये रात को आकर के परेशान करने लगी, तो यही थी। तो ये आपके साथ भी अटैच हो गई और आपको उस रीति भी फिर ये परेशान करने लगी। और दोस्तों जो ये जो प्रेत होते हैं ना, इसके अंदर इस प्रकार से नहीं होता कि अगर आप कन्या हैं तो कोई पुरुष होगा, मतलब कोई पुरुष के रूप में किसी की मृत्यु हुई होगी तभी वो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आपको फील करवा सकता है सपने के अंदर। इस प्रकार से नहीं होता है। मेन तो चीज़ ये होती है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं, अब ये क्या है कि शायद इस आत्मा की ये वाली जो आसक्तियाँ होती हैं शारीरिक भूख की, ये पूर्व जीवन के अंदर पूरी नहीं हो पाई थी, इनके स्ट्रेस की वजह से वो मर गई थी। शायद ये वाले भी संकल्प उस आत्मा के चल रहे होंगे। तो अब मेन क्या होता है, जब कोई आत्मा ऐसे आपके साथ आकर के अटैच होती है तो वो तो आपकी प्राण ऊर्जा खींच रही होती है, प्राण ऊर्जा खींच रही होती है, और उसकी जो डोमिनेंट एनर्जी होती है, जैसी उसकी भावना होती है उस आत्मा की उस समय पर, वैसे हमारे को सपने आने लग जाते हैं। और ये भी एक माध्यम होता है जिससे कि वो आपकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर लेते हैं, उसको मतलब पूरा चूस लेते हैं, आपके अंदर से खींच लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर बन करके एक प्रकार से। तो ये कहते हैं कि जब आप अपने पति से कॉलेज के अंदर मिले तो ये पहले से ही अटैच थी उसके साथ, और ये फिर आप भी मिल गए तो आपके साथ भी वो हो गई है। अब क्या है कि आप दोनों के बीच में फिर प्रेम हो गया, आप लोगों की शादी होगी। अब इसको ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं है, तो आपकी लाइफ के अंदर जो ये है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ये क्रिएट करके रखती है। फिर फर्दर वहाँ पे बात करने का प्रयास किया गया उस सोल से, लेकिन वो थोड़ा बात करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, और उसका यही पॉइंट था कि जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी ये होता है कि जब कोई बहुत उग्र होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बारी में क्षमा मांग लिया तो आपको क्षमा मिल जाएगी। तो इनको यही फिर एडवाइस किया गया था दोस्तों इनके सेशन के बाद कि इनको एक तो साधना करने की बहुत आवश्यकता है, खुद को शक्तिशाली रखने की, खुद को स्टेबल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ जो इनका घर है उसके अंदर उसकी क्लेंजिंग कैसे करनी है, उसकी एनर्जी को कैसे क्लीन रखना है जिससे कि ये वहाँ पे ज़्यादा आ ना पाएँ। वैसे तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो फिर भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी जितना आप वो कर सकें वो कुछ उस पर एडवाइस हमने किया कि किस प्रकार से आप थोड़ा क्लीन रख सकते हैं ताकि ये घर के बाहर रहें, कम से कम आपके घर के अंदर ना घूमें। और उसके साथ साथ फिर जो है आप थोड़ा आप अपने अंदर शक्ति भरें, घर को क्लीन रखें, लेकिन उस आत्मा के प्रति आपने अपराध किया है तो फिर क्षमा योग भी करना होता है। तो क्षमा योग भी करने के लिए जो है हमने इन बहन को एडवाइस किया, बताया कि किस प्रकार से इनको जो है वो करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। आप आशा करते हैं कि जो ये जो पूरा किस्सा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत करी इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।